फाइलेरिया, फाइलेरिया जो बीमारी है इसे इल्फेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं। अब इल्फेंटियासिस कहने से पता चल रहा होगा कि इल्फेंट को आप इल्फेंटियासिस में बदल दीजिए। तो इल्फेंट का जिस तरह से पैर होता है तो इल्फेंट का पैर कैसा होगा? मोटा होगा। अब इंसान को पैर अब हाथी की तरह हो जाए और शरीर हाथी की तरह होवे न करे तो खाली पैर को हाथी के जैसा होने से काम चल जाएगा? शरीर को भी हाथी की तरह करना पड़ेगा। और शरीर जब हाथी की तरह हो जाएगा और मिस्टेक से किसी पर गिर गया वो इंसान तो जाने न ले लेगा। इसलिए खाली पैर हाथी की तरह होता है, शरीर हाथी की तरह ना होना चाहिए। तो जब पैर हाथी की तरह हो जाएगा तो उसका नाम होगा इल्फेंटियासिस या फिर उसका नाम होगा फाइलेरियासिस। तो इल्फेंटियासिस कहिए या फाइलेरियासिस कहिए या फाइलेरिया कहिए, यह जो नाम है वह पैर को मोटा होने से है। और सिर्फ पैरे नहीं, यदि लगता हो कि खाली पैर इसमें होगा तो ये बिल्कुल पैर ही नहीं, इसमें और भी अंग हैं। तो और अंग कहाँ हैं? तो यहाँ सबसे पहले हम यह देखिए क्या बता रहा हूँ, इफेक्टेड ऑर्गन, जो प्रभावित होने वाला जो अंग है, यानी कौन सा अंग इसमें मोटा होगा उसको समझ जाइए। पैर माने पैर मतलब कमर के नीचे का हिस्सा, दोनों में से कोई भी हिस्सा मोटा हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हूँ क्या चीज, स्क्रोटम। ये लड़कों में सिर्फ, पुरुषों में सिर्फ होता है। कहाँ होता है? दोनों जांघ के बीच में, जिससे आप जानते हैं क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, जिसको आप टेस्टिस के नाम से जानते हैं, ब्रिशन। और ब्रिशन जो हाइड्रोसिल है, तो हाइड्रोसिल का जो ऊपरी आवरण होती है जिसमें वह रहता है, अब जिसमें वो रहता है उस आवरण को स्क्रोटम कहते हैं। तो ये तो सिर्फ पुरुषों में ना होगा, स्त्रियों में थोड़े होगा, ये पुरुषों का अंग है। तो पुरुष के स्क्रोटम में भी हो जाता है। तो पुरुष का स्क्रोटम में हो जाता है, अब वो आदमी परेशान रहता है। अब उसको पहनाइए चुस्त कपड़ा, वो बेचारा को दिक्कत होगी। उसको कछिया पहनाओ, दिक्कत होगी, क्योंकि इतना ये रसोली हो जाती है, इतना ये सूझ जाता है कि बेचारे को मुश्किल होने लगती है। चलिए छोड़िए ना, चलने की बात छोड़िए ना, बेचारे को बैठाइएगा मोटरसाइकिल साइकिल पर, किसी तरह से अचानक कूद के बैठ जाए ना तो फिर समझ जाए कि क्या हाल होगा इसको। स्क्रोटम में सूजन होती है और इससे तरल पदार्थ भी निकलते रहता है, इसमें जख्म का अंश भी बन जाती है। तो पैर हो या स्क्रोटम हो या आर्म मतलब बाँह, भुजाएं, इसमें भी होती है। लेकिन ज़्यादा आपको मरीज जो मिलेंगे वो लेग वाला मिलेंगे, पैर वाला मिलेंगे। तो पैर में सूजन हो जाती है, और पैर में जब सूजन हो जाती है तो सूजन किस कारण से होती है, क्या इसमें होता है, तो आगे देखिए। आगे यहाँ पर लिखा हूँ मैंने कारक। तो इसका जो कारक है, जो फैक्टर है, वो ब्यूचेरेरिया बानक्रोप्टी है। ब्यूचेरेरिया बानक्रोप्टी क्या है भाई? ब्यूचेरेरिया बानक्रोप्टी आखिर है क्या? तो ब्यूचेरेरिया बानक्रोप्टी या उसे बू मलाई के नाम से भी जानते हैं। हाँ, बू मलाई है। तो ब्यूचेरेरिया बानक्रोप्टी या बू मलाई, नाम देखिए कितना अच्छा नाम है, मलाई। लेकिन काम कैसा कर रहा है? गंदा वाला। तो नाम से नहीं होगा। अब नाम है शांति देवी और मैं चले रहे अशांति, तो इसका नाम से समझ रहे हैं ना, इसका नाम ऐसा काम होना चाहिए, लेकिन इसका मलाई नाम है लेकिन कुछ और काम करेगा। तो बू मलाई या ब्यूचेरेरिया बानक्रोप्टी, जिसके द्वारा क्या होती है वो बता रहा हूँ। इसके द्वारा क्या होती है? फाइलेरिया बीमारी होती है। क्यों भाई? क्योंकि यह एक प्रकार का कृमि है, फाइलेरिया रोग पैदा करने वाला कृमि। कृमि माने परजीवी, जो दूसरे पर जिंदा रहता है उसे परजीवी कहते हैं। अब परजीवी का काम तो स्त्री और पुरुष को खड़ा कर दीजिए, दोनों में पूछे कि दोनों में परजीवी कौन है, तो महिला पहले हाथ उठा देगी, क्योंकि उसको पता है कि हम इन पर आश्रित है। किन पर? और काम करने वाला पुरुष रहेंगे तब ना, पैसे कमाने वाले रहेंगे तब ना। और धोखड़ी में कुछ हो ना और वो ले चलेगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए पैकेट में सब कुछ रहेगा तो उनकी महिला उन पर आश्रित हैं, तो वो भी परजीवी के रूप में काम करना कि परजीवी काट दीजिए। और यह मत सोचिए कि वो जब काट देगी तो पुरुष को फाइलेरिया उत्पन्न कर देगी, नहीं। कहने का मतलब है, यहाँ उदाहरण समझा रहा हूँ कि जो दूसरे पर आश्रित हों वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं, जो सूक्ष्म जीवों में आते हैं, जो दिखता नहीं है। और महिला तो दिख रही है ना कि कहने से काटेगी, कहने से पकड़ेगी, सब तो पता चल नहीं रहा, तो वो थोड़े ना कहलाएगी। समझ में आया? चलिए आगे। तो इसी तरह से यहाँ समझ में आना चाहिए कि 5 और 8 मंथ में विकसित हो जाता है। यदि ऐसे मच्छर ब्यूचेरेरिया बानक्रोप्टी किसी को काटता है तो उसके डंस में, उसकी लार में पावर होती है। और वो पावर क्या चीज़ की होती है? तो
रोग फैलाने की जो 5 से 8 महीने में विकसित हो जाता है शरीर में आने के बाद, शरीर में आने के बाद। और ये बिचौलिया बानक्रोफ्टी प्रभाव कहाँ डालेगा? हमारे शरीर का लिम्फ और लिम्फ नोड होती है। लिम्फ माने लसिका और लसिका नोड। अब जैसे ब्लड हमारे शरीर में जा रहा है शुद्ध, तो अशुद्ध भी तो होता होगा ना। तो जो अशुद्ध ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन रहित ब्लड जिसको कहा गया है, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, तो ऑक्सीजन रहित ब्लड जो नली में होती है उस नली को लिम्फ कहते हैं या लसिका कहते हैं। और लसिका में प्रॉब्लम पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि बिचौलिया बानक्रोफ्टी वैसे एरिया में विकसित होता है जिस एरिया में कूलेक्स और एडिज मॉस्किटो। देखिए अब यहाँ पर फिर ये दोनों जो कूलेक्स और एडिज मॉस्किटो है ना, महिला प्रजाति में फीमेल। मलेरिया उधर हुआ था फीमेल एनोफिलीज मच्छर से, और यहाँ पर जो फाइलेरिया भी होगा फीमेल कूलेक्स और एडिज मच्छर से। दुनिया परेशान फीमेल से है, आप भी परेशान होंगे, टेंशन मत लीजिए, कुछ दिनों के बाद आगे बढ़िए। कूलेक्स एडिज, और यदि इसमें समझने की बात है कि कूलेक्स और एडिज मॉस्किटो है, तो कूलेक्स और एडिज मॉस्किटो जहाँ रहता है उस जगह पर बिचौलिया बानक्रोफ्टी ऐसे मच्छर के लार में तैयार होता है। इसके लार से प्रॉब्लम है। और यदि किसी व्यक्ति में एंट्री कर जाए तो इनक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड का, तो इनक्यूबेशन पीरियड इसको कितना है? लगभग 1 ईयर। ऐसे कहीं कहीं पर 12-14 मंथ ऐसे लिखा रहेगा, तो लगभग में 1 साल लग जाएगा, 1 साल। तो किसी को पता चला कि काटा तो 2-3 महीना में ना होगा, तो लगेगा कि तो हमरा तो हो ही नहीं रहा। तो ना हो रहा है तो निश्चिंत मत रहिए, होगा। अभी एक बार सोने दीजिए, तब होगा, क्योंकि उसी जगह होगा जहां पर इसका प्रभाव पड़ती है। तो धीरे धीरे सारे बातों को हम उल्लेख करेंगे, एक ही बार ना टेंशन लीजिए, आप इसको देखते रहिए और बिल्कुल आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और आगे देखिए कि क्या कह रहा हूँ, इससे क्या होगा, आखिर इसमें क्या होती है? तो इसमें जो प्रभाव पड़ती है वो टिश्यू का, जो टिश्यू माने ऊतक, ईंट को जोड़ता है तो दीवार बनता है ना जी, तो उसी तरह से जब ऊतक जब जुड़ेगा ना तो अंग बन जाएगा, अंग। तो इस तरह से दीवार के लिए जिस प्रकार ईंट की जरूरत है उसी प्रकार शरीर के लिए ऊतक की जरूरत है। और ऊतक ग्रसित हो जाएगा, डैमेज कर जाता है। लसिका एवं ग्रंथियां की ऊतक, लसिका और ग्रंथियां जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन रहित ब्लड को लेकर के जो चल रहा है, जो बेकार ब्लड को लेकर चल रहा है, उसका टिश्यू मर जाएगा। अब बताइए, नली से पानी बह रहा है और नली को आप जाम कर दीजिए, फिर क्या होगा? नली की पानी रोड पर आएगा और रोड पर छोटे छोटे बच्चे जाएंगे, मछली मार लेंगे। ओकरा क्या पता है कि मछली कहने मिलता है, पानी जमा देखेगा वो पछना शुरू करेगा, बच्चे को बीमारी आएगी ना। तो उसी तरह से यहाँ पर लसिका और ग्रंथियाँ डैमेज कर जाएगा, तो उसका जो डैमेज हो जाएगा उसका टिश्यू, तो टिश्यू डैमेज हो जाएगा तो परेशानी उत्पन्न होगी ना, तो परेशानी उत्पन्न होने लगता है। यानी ऐसे मच्छर के काटने से तब ये वर्म 2 तरह से काम करता है। ये वर्म जो है, अब ये कौन सा वर्म है? फाइलेरिया वर्म है। ये कितने तरह से काम करेगा? 2 तरह से। इतना मुश्किल में यानी ये पड़ा देता है जिंदगी को, जीवन को इतनी मुश्किल में डाल देता है कि मत कहिए। कैसे? जो वर्म है 2 तरह से काम करता है, जिंदा है तो भी और मरा है तो भी। एक काम करेगा 2 तरह से। देखिए, लिविंग कंडीशन और नॉन लिविंग कंडीशन। जब लिविंग कंडीशन में रहेगा तो खुजली पैदा करेगा और बेकार पदार्थों को जमा करना शुरू कर देगा। तो खुजली कहाँ पैदा करेगा? अब खुजली पैदा करेगा जिस अंग में समस्या रहेगा उस अंग में खुजली शुरू हो जाएगी। अब पैर में है तो पैर खुजलाएंगे, स्क्रोटम में है तो हाँ हम क्या बताएंगे कैसे खुजलाएंगे, और उसके बाद हाथ बाहू में है तो वहाँ भी खुजली होगी, और बेकार पदार्थों को जमा करेगा। अब बेकार पदार्थों को, अब बताइए घर में आप रहिए और घर में कूड़ा कचरा जमा करके रखिए तो गंदगियाँ फैलेगी ना। तो उसी तरह शरीर है और शरीर में बेकार पदार्थों को जमा करके रखेगा तो वो गंदगियाँ अंत में फैल करके दूषित स्थिति बनाएगा ना उस अंग में, और जब अंग दूषित हो जाएगा तो समस्या बनेगी कि नहीं बनेगी? क्लियर हुआ ना? बस वैसा ही। उसके बाद नॉन लिविंग, जब मृत रहता है तो भी काम करता है। वो कैसे? एंडोथेलियम का जो कोशिका है वो विभाजित होती है और लसिका की रास्ता को बंद कर देता है। अब ये बताइए, ये क्या करता है? एंडोथेलियम सेल हमारे त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ता है। तो त्वचा और मांसपेशियों को जब जोड़ता है तो त्वचा और मांसपेशी जुड़ा रहता है। जवान आदमी को खींच के देखिए
कहीं भी खींचिए ना चमड़ी, मांस के साथ रहता है, अलग जाएगा। तो और लेकिन ऐसे बूढ़ा आदमी को खींचे तो चमड़ी खींचा जाएगा। तो कारण कि एंडोथेलियम सेल जो है उनका कमजोर हो रहा है, उम्र के साथ हो रहा है। तो एंडोथेलियम सेल को जो तोड़ देगा उसका नाम होगा कोची, फाइलेरिया बॉर्म। अब वो बेचारा को जो त्वचा है वो सिकुड़ने लगता है और त्वचा सिकुड़ करके सूख जाता है, और सूखने के बाद जब चलिएगा ना तो फट जाता है। और जब फटता है पैर और हवा बाहर से एंट्री करता है, जैसे बयार में हवा जब एंट्री करता है तो कितना दर्द होती है, उसी तरह से जब सूख करके फटता है तो बहुत दर्द होता है, ना सहने के लायक दर्द होता है बहुत। यानी और उसके बाद त्वचा पर जख्म सा निकल जाता है, जैसे पंछा बन बन के निकलता है। इस बीमारी में चाहे वो पैर का बात कीजिए या स्क्रोटम की बात कीजिए या बाह भुजा की बात कीजिए, सब जगह का चमड़ा सूख जाता है और सूख करके पपड़ी जैसा बन जाता है और फटता है तो तेज दर्द होती है। इस तरह का समस्या पैदा होता है। इसके बाद इसके लक्षण की जब बात करते हैं, साधारण से आदमी काम कर लेता है दिन भर तो बुखार लग जाती है, यदि उसे लड़ा दीजिए किसी के साथ तो हेडक ले लेता है, और उसको लाठी डंडा से मारिए तो बुखार लग जाती है। और ये तो बीमारी है तो बुखार नहीं लगेगा, तो इसमें बुखार रहता है। मस्कुलर पेन, बहुत दर्द रहता है, बिल्कुल उसको शरीर में बराबर यानी दर्द होगी, लगेगा कि अरे बाप रे बाप ये कैसे इतना दर्द हो रहा है। तो इस शरीर में भी दर्द रहेगा, और प्रॉब्लम कहाँ है, पैर में, और दर्द हो रहा है कहाँ, शरीर में, तो दर्द तो होगा ही, समस्या शरीर में ना है। लिवर और स्प्लीन, जहाँ आरबीसी आके मर जाता है उसका नाम स्प्लीन होता है। इनलार्ज का मतलब बढ़ जाना, तो जिसका यकृत सब इधर होता है, लिवर जिसका लिवर बढ़ जाए, स्प्लीन ना काम करे तो आदमी कैसे बच पाएगा, जिसका लिवर डैमेज हो जाएगा। लिवर जब डैमेज करेगा उसका, अब बताइए रोटी चावल तो पचा ही नहीं पाएगा, उसको यदि कुछ और भी खिला दीजिए, पूड़ी दे दीजिए छान के, खाएगा बेचारा, खा तो लेगा लेकिन सवेरे से बेचारा जाते जाते परेशान रहेगा, कहाँ जाएगा वो पता चल गया होगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को लिवर का भी समस्या रहेगी। देखिए लिवर इधर और स्प्लीन इधर, लिवर इधर और स्प्लीन इधर, ये दोनों में समस्या पैदा कर देता है। इसका यदि ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इलाज की बात करते हैं, तो जहाँ रहते हैं वहाँ डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइफॉस्फेट का छिड़काव कीजिए। इससे क्या होगी कि आसपास के वातावरण जो है स्वच्छ हो जाएगा, और स्वच्छ हो जाएगा तो मच्छर का निर्माण नहीं होगी, और मच्छर का निर्माण नहीं होगा तो फाइलेरिया नहीं होगा। उसके बाद यदि इसका दूसरा बातें हैं तो आर्सेनिक एवं हाइड्रोजन दवा का सेवन करवाइए। आर्सेनिक युक्त या हाइड्रोजन जो दवा आती है मेडिकल स्टोर पर, वो दवा उसे खिलाइए जिसको फाइलेरिया बीमारी है, तब जाकर के वो ठीक होगा। यदि आसपास में मच्छर है तो उसे नष्ट कर दीजिए, डिस्ट्रॉय मॉस्किटो को नष्ट कर देना है। यदि मच्छर को ना नष्ट करिएगा तो समस्या बनेगा। देखते हैं ना कान के पास कैसे भुनभुनाता हो, तो मच्छर साधारण मच्छर है, और जो इकोलेक्स और एडिज मच्छर रहेंगे ना वो बिल्कुल जानलेवा हमला करेगा। इसलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ पता है आपको, घर में जो आपके लेटरिन है उसका जो पानी निकलता है टंकी से, वो पानी को बंद नली से बहाइए, न तो वहाँ पर और ज़्यादा समस्या पैदा होती है। उसी जगह पर कोलेक्स का प्रजातियाँ ज़्यादा डेवलप कर जाता है। समझ में आ रही होगी बातें? हाँ, तो आ रही है तो आप समझिए कि हमेशा स्वच्छ वातावरण का निर्माण कीजिए। यहाँ पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट भेजा 1986 में, और मैं बता रहा हूँ 2009 लास्ट रिपोर्ट इसका लिया गया है 2009 में। तो 2009 में, लेकिन इसकी जानकारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1986 में दिया, और कहा कि जो बुचेरेरिया बानक्रोप्टी है सबसे ज़्यादा घातक है। बुचेरेरिया बानक्रोप्टी के द्वारा ये जो समस्या उत्पन्न होती है वो सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है, और 90% बुचेरेरिया बानक्रोप्टी के द्वारा फाइलेरिया उत्पन्न हो रही है। तो बुचेरेरिया बानक्रोप्टी के द्वारा पैदा हो रहा है रोग कितना परसेंट? 90%। यह रिपोर्ट कितना का है? 1986 का है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1986 में रिपोर्ट दिया और बताया कि बुचेरेरिया बानक्रोप्टी के द्वारा 90% बीमारी की समस्या हो रही है। तो जो आपका टॉपिक चल रहा था, टॉपिक का मुख्य भाग इसी जगह पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।